गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोस्फीन। फोस्फोरस का हम पढ़ रहे थे, हमने फोस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, उनमें बेसिसिटी चेक करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फोस्फीन। फोस्फीन है PH3। तो इसकी प्रिपरेशंस दे रखी हैं, चलो आप ये स्किप कर दो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी एक बार रीडिंग ले लेते हैं। इट इज कलरलेस एंड हाईली पॉइजनस गैस। कलरलेस होती है, पॉइजनस होती है, soluble इन वाटर। द सोल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस। PH3 को अगर आप पानी में डालोगे और उसमें सनलाइट की प्रेजेंस दिखाओगे तो वो टूट जाएगी और ब्रेक डाउन होकर क्या देगा आपको, रेड फॉस्फोरस देगा एंड H2 वेपर्स। ठीक है, PH3 इज वीक बेस। PH3 आपको पता ही है, PH3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के पास, 3 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो एक लोन पेयर है फॉस्फोरस के पास, इसलिए ये क्या है, बेस है, लेकिन वीक बेस रहेगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का हमने कंपैरिजन कब करा था। ठीक है, वीक बेस है अमोनिया के कंपैरिजन में। इट गिव्स फॉस्फोरस कंपाउंड विद एसिड। इट गिव्स फोस्फोनियम कंपाउंड, सॉरी, इट गिव्स फोस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड। जैसे कि NH3 होता है, आपको पता है NH3 क्या करता है, अगर एक H पॉजिटिव उसको आप दे दे तो अमोनियम आयन बना देता है, NH4 पॉजिटिव, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। सेम उसी तरह से हमारा जो फोस्फीन होता है, PH3 होता है, वो भी किसी एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो एसिड है तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा ना, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव मिल रहा था, तो ये भी सेम अमोनिया की तरह क्या बना देगा, PH4 पॉजिटिव, और साथ में Br नेगेटिव हमने ये वाला दिखा दिया। ठीक है, तो ये भी फोस्फोनियम कंपाउंड बनाता है। स्ट्रक्चर आप कर ही सकते हो, बिल्कुल आपको वेस्पर थ्योरी आती है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 बॉन्डिंग में यूज होगा, एक लोन पेयर। स्टीरिक नंबर क्या आया, 4 अगर स्टीरिक नंबर है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और इसका 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो पिरामिडल शेप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, आप स्ट्रक्चर देख लेना PCl3 का, ये कर लेना आप, जो बीच में रिएक्शंस है वो छोड़ देना चाहिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। PCl3 का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, 4 स्टीरिक नंबर आ जाएगा, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, स्टीरिक नंबर 4 है, शेप पिरामिडल होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी आप निकाल सकते हो 1 2 3 4, तो sp3। ठीक है, हमारे पास है PCl5। तो PCl5 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान देना आप। अगर गैस और लिक्विड स्टेट में बात करें तो ये TBP बना सकते हो ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टीरिक नंबर 5 आएगा तो TBP बनेगा। गैस और लिक्विड फेज में TBP स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेम, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। TBP हाइब्रिडाइजेशन sp3d, स्टीरिक नंबर कितना, 5। इन गैस एंड लिक्विड फेज PCl5 हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। जो इसमें 5 के 5 बॉन्ड क्या होते हैं, 5 बॉन्ड बनेंगे ना, 5 एक जैसे नहीं है, 3 ये हमारे पास इक्वेटोरियल वाले होते हैं, ये सेम होते हैं, 2 एक्सियल वाले होते हैं। ठीक है, तो 3 PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये आपको पता ही है, ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं तो ये बड़े होते हैं, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सियल बॉन्ड सफर मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल, क्योंकि एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिपल्शन लगती है, रिपल्शन लगने की वजह से इनका साइज जो है, इनकी लेंथ जो है वो बड़ी हो जाती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड और उसमें बात थी ये तो गैस में। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में आपसे स्ट्रक्चर पूछ ले तो कैसे रहता है, सॉलिड स्टेट में PCl5 एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। PCl5 एक तरीके से क्या होगा, एक मोलिक्यूल इसका क्या कर देगा, Cl नेगेटिव को रिलीज कर देगा और एक गेन कर लेगा, यानी एक बन जाएगा PCl4 पॉजिटिव, एक बनेगा PCl6 नेगेटिव, आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो PCl4 का ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, PCl6 की क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो कैटायन और एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैटायन PCl4 इज टेट्राहेड्रल एंड एनायन PCl6 इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहां तक हमारा ग्रुप नंबर 17 हो चुका, सॉरी ग्रुप नंबर हमारा कौन सा हो गया, नाइट्रोजन वाला ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा नाइट्रोजन वाला ग्रुप नंबर 15। ठीक है, 15 के बाद कौन कौन सा बच गया हमारे पास, 16 17 और 18, 3 ग्रुप और बच गए। तो पहले हम 18 ग्रुप कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, आज में कंप्लीट हो जाएगा। 18 ग्रुप आपको पता ही है, सबसे फेमस नोबल गैस वाला ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में 6 एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडोन। ऑल दीज गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड, सो दे आर कॉल्ड नोबल गैस। पता है ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है, केवल इसमें जीनोन है जिसके कंपाउंड मिलते हैं, बाकी सब क्या है, अनरिएक्टिव है, इसलिए नोबल गैस बोलते हैं इनको। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है नोबल गैसेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई रहेगी ड्यू टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनकी टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका
ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही है इनका ऑक्टेट, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी नहीं है, इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। नोबल गैसेज हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड एडिशनल इलेक्ट्रॉन हैज टू बी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ नेक्स्ट हायर शेल। इनकी बैलेंस शेल क्या होती है भाई, NH2 NP6, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो यहाँ तो गेन हो नहीं सकता, टेंडेंसी नहीं है इनकी गेन करने की, ऑल फुल है, पहले स्टेबल है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जो हायर शेल होगी ना, नेक्स्ट जो भी शेल होगी उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन N+1 में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से भी हायर एनर्जी वाली शेल में हमें डालना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी वाली शेल में डालेंगे, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। लेकिन यहाँ इस केस में उल्टा होगा, कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हमें एनर्जी दे के जबरदस्ती यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना पड़ेगा। सो एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू ऐड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज इज पॉजिटिव। ये याद रखना आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे क्या होती है, जनरली नेगेटिव होती है, बट नोबल गैसेज के केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि इनकी खुद की टेंडेंसी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने, क्योंकि फिल है बिल्कुल ऑर्बिटल, इनका वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसीलिए हमें हायर शेल में इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, हायर एनर्जी वाला जो शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इस केस में देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज वेरी लो, बिकॉज एटम ऑफ नोबल गैसेज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्स। नोबल गैसेज में कौन सी फोर्स लगती है, वंडरवाल फोर्स, जो कि बहुत ही वीक है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, इनका कम रहने वाला है। डाउन द ग्रुप की अगर बात करें तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता है एटम का, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। इसका मतलब नीचे जाने पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ने वाला है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल हीलियम हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द, हीलियम सबसे ऊपर है तो उसका सबसे कम रहने वाला है, नीचे जाने पे बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड। जीनोन के मैंने बताया था ना, ये ऑलमोस्ट इनर्ट है, लेकिन इनमें एक जीनोन है जिसके कंपाउंड मिलते हैं। तो जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स की हम बात करें, जीनोन के फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड मिलेंगे। जीनोन फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। फ्लोरीन के साथ क्या बनाता है, XeF2, XeF4 एंड XeF6 बनेंगे। कैसे कैसे, ये जीनोन प्लस F2 तो XeF2 बन जाएगा। जीनोन को 2 F2 के साथ रिएक्ट कराओगे F4 बन जाएगा। जीनोन F4 प्लस O2 F2, इसी को आगे फर्दर आपने कर दिया तो XeF6 बन जाएगा, ठीक है। XeF2, XeF4, F6 दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये कैसे होते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या है ये, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये तीनों। मतलब किसी के साथ अगर इसको आप रिएक्ट कराओगे तो उसकी फ्लोरिनेशन कर देगा, उसमें फ्लोरीन ऐड कर देगा। दे आर रेडियली हाइड्रोलाइज्ड बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। जैसे कि XeF2 है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, XeF2 2H2O। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड है तो इसकी फ्लोरिनेशन करा देगा, HF बना दिया, देखो इसको, ठीक है। जीनोन प्लस O2। जीनोन फ्लोराइड्स जो हमारे ये 3 है, रिएक्ट विद फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर टू फॉर्म कैटायन स्पीसीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर टू फॉर्म फ्लोरो आयंस। ये जो कंपाउंड्स है तीनों, ये क्या करते हैं, फ्लोरीन एक्सेप्टर और फ्लोरीन डोनर के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे हमारा PF5 है, ये फ्लोरीन एक्सेप्टर है, तो मैंने XeF2 को PF5 के साथ रिएक्ट करा दिया। PF5 में क्या कर रही हूँ, फ्लोरीन एक्सेप्टर है, तो ये इससे एक फ्लोरीन ले लेगा, ये क्या करेगा, फ्लोरीन एक्सेप्टर, तो फ्लोरीन ले लेगा, क्या बन जाएगा ये PF6 नेगेटिव, और इसने एक फ्लोरीन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, XeF पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। सेम हमारे पास SbF5 होता है, ये भी फ्लोरीन एक्सेप्टर है, तो ये क्या बना देगा, XeF3 बन जाएगा प्लस और SbF6, ठीक है। यहाँ पे F6 ये है 6 और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो MF टाइप के होंगे जिसमें M क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर MF टाइप आपके पास कुछ आ जाए और मेटल जो ये जो M है ये क्या हो, या तो सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, तो ये फिर डोनर होंगे, ये क्या होंगे, डोनर। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये डोनेट करके M प्लस बन जाएगा और ये XeF2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। XeF2 होगा, 4 होगा, ये कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो मान लो ये 4 है जैसे, तो ये अब ये डोनर है तो ये डोनेट करेगा तो ये XeF5 बनेगा नेगेटिव, इस तरीके से। तो डोनर एक्सेप्टर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है तो वो क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 F4 एंड विद वाटर गिव XeO3।
HCF4 को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा XeO3। HCF6 को 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा XeO3। HCF2 को आप रिएक्ट कराओगे, ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो, पीछे पेज पे ये रिपीट होगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, क्या देता है ये HCF4 F6 जो होंगे आपके वो क्या देंगे HCF4 एंड F6 जो होंगे वो आपके क्या देंगे XeO3 देंगे, ठीक है। XeO3 ये आप पीछे पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। XeF6 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाली जो रिएक्शन है XeF6 की हाइड्रोलिसिस करा रखी है, वाटर के साथ रिएक्ट करा रखा है। इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये देख लो एक बार, सुन लो, समझ आ जाएगी 1 मिनट में आपको। ये देखो XeF6 के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल लगेंगे तब जाके XeO3 बनेगा, क्योंकि इसमें 6 फ्लोरीन है ना। इसके सारे के सारे फ्लोरीन को आपको ऑक्सीजन से रिप्लेस कराना है, तो फ्लोरीन तो मोनोवेलेंट होता है, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, यानी एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है। तो कंप्लीट आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, कंप्लीट इसको रिमूव कराना है। तो 6 की जगह आपको 3 ऑक्सीजन चाहिए, 3 आपके पास अवेलेबल है, 3 वाटर मॉलिक्यूल लोगे तभी होगा ऐसा। तो XeO3 आपका बन गया। यहाँ पे देखो XeF6 तो लिया आपने, पर H2 का एक ही मॉलिक्यूल लिया है, 3 चाहिए थे इसको कंप्लीट के लिए, क्योंकि 3 ऑक्सीजन होंगे तभी तो 6 फ्लोरीन रिप्लेस होंगे ना। तो अब यहाँ पे आप कितने फ्लोरीन को रिप्लेस करा सकते हो, एक ऑक्सीजन है तो 2 फ्लोरीन आपके रिप्लेस हो सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा XeOF4, ठीक है, XeOF4 + 2HF। यहाँ पे देखो क्या यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो सकती है, 6 फ्लोरीन को 3 ऑक्सीजन चाहिए रिप्लेस होने के लिए, यहाँ पे कितने हैं 2 ही हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन को तो रिप्लेस करा देंगे, 2 एज इट इज रहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा XeO2F2H4। ये दोनों क्या हो गए पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो गई, क्योंकि कंप्लीट के लिए तो 3 मॉलिक्यूल चाहिए थे। तो ये तीनों रिएक्शन आप याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। वैसे तो फ्लोरीन की जो रिएक्शंस है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो है भी नहीं, 5-6-7 रिएक्शन है, तो ये सारी कर लेना पेपर में, इनकी रिएक्शन के आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये छुड़वाई नहीं आपको, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो नहीं थी वो मैंने आपको पहले कट कर दी है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो वो हाइड्रोलिसिस वाली ये 3 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है शेप ऑफ कंपाउंड ऑफ जीनोन। जीनोन का XeF2 है, ये आपको बिल्कुल आने चाहिए, ये बिल्कुल आपको आने ही चाहिए, क्योंकि आप +1 में पढ़ के आए हो। ये आपके सामने सारी शेप्स ड्रॉ रखी हैं, ये आपको पता है। जीनोन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में से 2 इसने बॉन्ड बना लिए, तो कितने 3 लोन पेयर बच गए, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 5 स्टेरिक नंबर, 5 स्टेरिक नंबर तो TB भी बनेगी। तो ये आपको आने चाहिए, ये आपने खुद ने करनी है सारी शेप्स, XeF4, XeF6, XeO3OF2, XeF4, ये सारा आपने करना है। ऑक्सीजन जहां पे रहेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसिडर करना है, तो ये शेप्स आपने खुद करनी है, ठीक है। ये सब आपको समझाया जा चुका है, तो ये आपने खुद करनी है। उसके बाद है यूजेस ऑफ नोबल गैस क्या होते हैं। यूज देख लो, यूज में से भी क्वेश्चन आ जाता है। हीलियम की बात करें सबसे पहले तो हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग बलून्स, बलून्स फिल करने में यूज होती है। इट इज यूज्ड इन गैस न्यूक्लियर रिएक्टर। Liquid helium is used as cryogenic agent for carrying out various experiments at low temperature. It is used to produce powerful superconducting magnet used in NMR. NMR में इसको मैग्नेट बनाने में यूज होता है हीलियम का। It is used as इट इज यूज्ड इन, यहाँ पे देंगे डाइविंग अपरेटस, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, डाइविंग अपरेटस, उसमें हीलियम गैस यूज होती है। नाइट्रोजन जो होता है वो तो बबल्स बनाएगा, तो उसकी जगह पे आप हीलियम यूज करते हो, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन डाइविंग अपरेटस, ये लिख देना, इट इज यूज्ड इन डाइविंग अपरेटस बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। नियोन की बात करें तो हीलियम के हो गए ना, बलून्स फिल करने में यूज होता है, क्रायोजेनिक एजेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, NMR में मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है, डाइविंग अपरेटस में यूज होता है। इसके 5-6 यूज हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास नियोन। नियोन का क्या है, नियोन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह का, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम जैसे यूज करते हैं, जैसे आपके रोड्स वगैरह होते हैं वहां पे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, बड़े बड़े होल्डर्स लगे होते हैं, तो वहां पे नियोन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में भी लाइट, अंधेरे में भी क्या होता है, ये लाइट शो करता है, अंधेरे में भी चमकेगा, इसीलिए रोड वगैरह पे इनका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। नियोन बल्ब आर यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन एंड इन ग्रीन हाउसेस। आर्गन की बात करें तो आर्गन इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जी जो होती है, एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं जब हम ओर से, तो वो जो मेटलर्जी प्रोसेस होता है उसमें आर्गन का यूज किया जाता है। इन बिल्डिंग ऑफ मेटल्स, आर्गन इज यूज्ड एज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ मेटल्स। तो
तो ये हमारे 3 गैसेस, इनके यूज करने हैं, स्ट्रक्चर्स आपने देखने हैं, ठीक है। एक जैसे मैं बता दूं, मान लो आपको F2 का बता दूं, तो सेंट्रल एटम हमारा ज़ीनोन रहेगा, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 डॉट लगा लिए। फिर आप देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन यूज करेगा, 2 1। डबल बॉन्ड को आपको क्या यूज करना है, सिंगल बॉन्ड ट्रीट करना है, तो इसमें स्टीरिक नंबर निकालो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 1 2, इसको 1 मानोगे आप, तो 1 2 3 4 5, 5 आ गया स्टीरिक नंबर, तो टीबीपी बनेगी ना, तो टीबीपी जैसी बना लिया आपने। अब आपके पास क्या है, फ्लोरीन हमेशा एक्सियल बॉन्ड पे लगते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड जो रहेगा वो सिंगल की तरह मान के चलोगे आप, डबल बॉन्ड की लोन पेयर लगा दिया आपने, तो टीबीपी होगी ज्योमेट्री, लेकिन शेप इसकी अलग रहेगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ चुका है, तो शेप क्या रहेगी इसकी, शेप क्या होगी इसकी, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, सीसा शेप, ठीक है। तो ये सारे आपने करने हैं बिल्कुल अच्छे से। ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपका ग्रुप नंबर 18 है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने करना है।